जब हम किसी को बताते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी, तो उनके दिमाग में तुरंत आता है कॉस्मेटिक या एस्थेटिक्स। सो बच्चों की इंजरीज में, बर्न्स में, कट्स में प्लास्टिक सर्जन का क्या रोल हो सकता है? It is both about form and function. कौन से ऐसे बर्न्स होते हैं जिसमें हॉस्पिटल जाना इज एब्सोल्यूट मस्ट कि देयर आर सम बेटर ऑप्शंस? तो सिल्वर नाइट्रेट अब क्यों नहीं उतनी रिकमेंडेड है खासतौर पे बच्चों में, और क्या दूसरी चीजें हैं जो कि रिकमेंडेड है? जनरली देखा गया है कि अगर हम स्टिचिंग 24 आवर्स टू 36 आवर्स के अंदर कर देते हैं तो रेट ऑफ स्कारिंग कम हो जाता है। अगर बच्चे को बर्न हो गया है तो एक पेरेंट क्या कर सकता है टू मिनिमाइज और टू प्रिवेंट स्कारिंग? तो जब बच्चे को कोई भी इंजरी होती है तो एक पेरेंट का फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? मैम, सबसे बड़ा मैं तो मैं कहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी वर्ड सुनते ही प्लास्टिक हमको यूज़ करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस विद अनंता। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिससे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। कट्स, बर्न्स और छोटी मोटी इंजरीज जो सिर्फ बच्चों को ही नहीं, पेरेंट्स को भी बहुत डरा के रखती हैं। एंड टू गाइड अस थ्रू दिस टॉपिक वी हैव डॉक्टर अनमोल चुग विद अस, हु इज़ एन एमिनेंट प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन, जो सिर्फ बड़ों के साथ ही नहीं, हमारे बच्चों के साथ भी बहुत अच्छी रैपर बना के चलते हैं। Thank you so much, Dr. Anmol, for coming to this podcast. We are very, very glad to have you here. Thank you, Dr. Shreya, for inviting me on Conversations with Ananta. It's always a pleasure to discuss anything and everything about kids. So first things first, जब हम किसी को बताते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी, तो उनके दिमाग में तुरंत आता है कॉस्मेटिक या एस्थेटिक्स। सो बच्चों की इंजरीज में, बर्न्स में, कट्स में प्लास्टिक सर्जन का क्या रोल हो सकता है? सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने शुरुआत में ही पूछ लिया। प्लास्टिक सर्जन का जब वर्ड आता है तो दिमाग में आता है कि बहुत गाड़ी से निकलेगा, कोई सुपरस्टार और वो सारी चीज़ें। ऐसा होता कुछ नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत वैरायटी ऑफ स्ट्रीम्स हैं जिसके अंदर बड़ी सारी ब्रांचेस हैं। उसी में एक बच्चों के कट्स और लैसरेशंस जिसको हम बोलते हैं, या फिर बर्न्स होते हैं, वो भी एक ब्रांच है जिसको पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी भी बोलते हैं। एंड इस ब्रांच में बेसिकली हम बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सारी ट्रीट करते हैं। That is the thing. That's great to know. So क्या काम होता है सर? क्या प्लास्टिक सर्जरी मतलब सिर्फ अपीयरेंस पे काम होता है या फिर कुछ और भी है? So प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ एस्थेटिक नहीं है, सुंदरता नहीं है। It is both about form and function. हम जब किसी इंसान को चोट भी लग जाती है तो हम पहली कोशिश यही रहती है कि उसकी स्कारिंग तो कम हो ही हो, साथ ही साथ उसका फंक्शन मेंटेन हो। अगर हाथ में चोट लगी है तो उसका हाथ जल्दी मूव करना शुरू कर दे, अपना काम कर पाए। अगर सर पे चोट लगी है तो ऑब्वियसली स्कारिंग भी कम हो और इंजरी के मार्क्स भी आपके लॉन्ग टर्म ना रहे। सो इट इज़ ऑलवेज अबाउट बोथ द थिंग्स, नॉट ओनली लुकिंग गुड बट ऑल्सो रिस्टोरिंग द फंक्शनल aspect also. Thank you so much for that clarification. बहुत ही important है ये समझना कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ फॉर्म पे नहीं, फंक्शन पे भी काम करती है। सो अब अगर हम लोग बर्न्स की बात करें बच्चों में, तो मेरे पास तो हर रोज़ कम से कम 2 या 3 मैसेजेस आते हैं कि डॉक्टर श्रेया बच्चा जल गया, ऐसे जल गया, वैसे जल गया। आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रीजंस जिसकी वजह से पेरेंट्स आपको अप्रोच करते हैं कि हमारा बच्चा इस वजह से जल गया? तो व्हाट आर दोज रीजंस? So variety of reasons are there and I think season का भी लेना देना और घर के माहौल का भी लेना देना है। कोई डिवोशनल अगर होएगा, पूजा पाठ ज़्यादा होती है तो वहाँ पे आपकी अगरबत्ती और वो सारे बर्न्स होंगे। किसी को चाय का शौक़ है पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को, तो चाय की वजह से गिरते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। बाकी बच्चों को जो बर्न्स होते हैं, कई बार आपके कैम्फर और ये वाले बर्न्स भी होते हैं कि अगर जला रहे हो और बच्चे का पता नहीं चलता कि किचन में एकदम से आ जाए, वो सारी चीज़ें हैं। सो बच्चे बहुत यूनिक होते हैं उस मामले में, नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। एंड आई फील ये आपको ज़्यादा उस चीज़ का आइडिया एटियोलॉजी का, क्योंकि अनोखे तरीके से हम तो हर बार सुनते हैं कि कभी कुछ जलाते हुए, खुद ही जलाते हुए, मैच स्टिक उनको मिल गई तो खुद ही जलाना ट्राई कर रहे हैं तो फिर जल गए, एंड ऑल दोस थिंग्स। हाँ, एंड ट्रू, वो एक बहुत ही कॉमन रीजन होता है जो हमारे पास भी रहता है कि बच्चे को कफ कोल्ड था, स्टीम दिला रहे थे और उससे ही जल गए। स्टीम बर्न्स आर आल्सो वेरी कॉमन। सो वही होता है बच्चों के साथ, तो ये सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वो वाला सीन होता है। एंड इट्स वेरी वेरी कॉमन, बर्न्स एंड इंजरीज। सो
जब मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया, जब मेरे पास sure. आते हैं पेरेंट्स का क्वेश्चंस आते हैं तो वो मुझे इस तरह से बताते हैं कि डॉक्टर हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा जल गया था, हमने तुरंत इसका हाथ कोल्ड वाटर में डाल दिया, आइस लगा दी हमने, कभी कोई ये बताता है टूथपेस्ट लगा दिया, कोई बताता है डिटॉल लगा दिया, बच्चा चिल्लाए जा रहा है। सो आपके पास भी बहुत सारी इस तरह से आती होंगी जिसमें पेरेंट ने ऑलरेडी एक रेमेडियल एक्शन कर दिया है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दीज रेमेडीज? डू दे हेल्प? डू दे मेक इट वर्स? क्या होता क्या है? बहुत ही आपने सही बोला कि पहला रिस्पॉन्स यही होता है, अगर किचन में जला है तो किचन में जो चीज़ पड़ी होगी, हल्दी वल्दी, हम वो लगा देंगे। अगर बाथरूम की विसिनिटी में जला है या कुछ है तो टूथपेस्ट अगर दिख रही है तो, क्योंकि ठंडा ठंडा कूल करके हमारा इफेक्ट में आता है। लेकिन दीज ऑल कॉज, एक तो वुंड की डेप्थ, यानी कि जो घाव होता है उसकी डेप्थ बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई रोक देते हैं। जैसे आप टूथपेस्ट का जो उदाहरण दे रहे हैं कि उसमें आपकी ब्लड सप्लाई और कम हो जाती है, तो बर्न्स की डेप्थ बढ़ जाती है, तो हीलिंग चांसेस आपके जो हैं, जो फर्स्ट डिग्री होना तो वो सेकंड डिग्री बन सकता है, सेकंड डिग्री और आगे हायर डिग्री बन सकता है। सो बेस्ट तरीका ये होता है, कभी भी जले, खासकर आई नो उस टाइम पे पैनिक बटन ऑन हो जाता है, खासकर पेरेंट्स का, उनको ये लगता है कि जल्दी से जल्दी बच्चे को आराम कैसे देता है। तो थोड़ा सा कूलली अपना नॉर्मल टैप वाटर लगाइए, कोई कोल्ड वाटर आइस वगैरह बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। रीज़न बीइंग दैट कि जब चोट भी लगती है तो तब हम आइस लगाते हैं तो ब्लड रुक जाता है, यानी कि वो ब्लड रोक देता है। तो आपको आइस नहीं लगानी है, आप नॉर्मल पानी के अंदर अपना टैप वाटर खोलिए, उसके अंदर रखिए, बच्चे को थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। नहीं आता तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार डोज पूछ लीजिए, जो पेन किलर्स की या नॉर्मल जो पेन किलर होते हैं वो दे सकते हैं। और अगर लगता है कि डेप्थ बहुत ज़्यादा है, अगर आपको लग रहा है कि आराम बिल्कुल नहीं आ रहा, तो सबसे बेस्ट तरीका है आप नज़दीकी अपने पीडियाट्रिशियन को या प्लास्टिक सर्जन को दिखाइए एंड एक असेसमेंट ज़रूर करवा लीजिए। खासकर उन एरियाज़ में जहाँ पे जैसे कि फेस का बर्न है तो उसमें वेट ना करिए, एक बार दिखा लीजिए। जेनाइटल रीजन का बर्न है एंड और कहीं आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्न हो गया, ब्लिस्टर आने शुरू हो चुके हैं एंड तो इस चीज़ के लिए ठंडे पानी और उसकी नहीं, अपने डॉक्टर से मिलिए। सो अगर टूथपेस्ट भी ना लगाएं, हल्दी भी ना लगाएं, बिकॉज इन सारी चीज़ों से वर्सनिंग हो सकती है, आइस भी ना लगाएं, तो पेरेंट्स तुरंत क्या लगाएं उस टाइम पर? ठीक है, रनिंग टैप वाटर के अंदर हमने डाल दिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उनको क्या लगाना चाहिए उस वाली एरिया में? देखिए, सबसे लगाने के बाद अब बेस्ट चीज़ ये रहती है, आप तेल और ये सब चीज़ें मत लगाइए। इससे अच्छा कोई भी एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट घर में पड़ी है वो आप लगा सकते हैं, बड़े नाम से आती है, टी-बैक, म्यूपिनेज और इन सब की। इनफैक्ट अगर कुछ नहीं पड़ा हो तो बर्नॉल भी लगा सकते हैं एंड इससे ये होता है टेम्परेरी आपको एक कवर मिल जाता है, कवरेज मिल जाती है, जितना आपका टाइम मिल जाता है बेसिकली टू गो टू ए पीडियाट्रिशियन और प्लास्टिक सर्जन। अदर देन दैट सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड ही करिए, बेटर है, कंसल्ट योर डॉक्टर। ठीक है। सो जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी तो हमें बताया जाता था कि अगर बर्न हो गया किसी एरिया में तो सिल्वर नाइट्रेट लगा दें, जो सिल्वर एक्स के नाम से मिलती है। और अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि रिसेंट अपडेट्स और एडवांसेस में कि देयर आर सम बेटर ऑप्शंस। तो सिल्वर नाइट्रेट अब क्यों नहीं उतनी रिकमेंडेड है, खासतौर पे बच्चों में, और क्या दूसरी चीज़ें हैं जो कि रिकमेंडेड है? अभी आपने बताया म्यूपिरोसिन, कोई भी एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, बट सिल्वर नाइट्रेट में क्या हो गया ऐसा? देखिए, सिल्वर नाइट्रेट अभी भी मैम काफ़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि सिल्वर जो होता है वो देखा गया है कि आपकी बैक्टीरियल जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है उसको प्रमोट करता है। बट आजकल ऐसा आ गया नैनो क्रिस्टलाइन सिल्वर, जिसको मतलब छोटे छोटे, आजकल जैसे नैनो गाड़ी की तरह नहीं, लेकिन हर चीज़ छोटे छोटे पदार्थों में आ गई है। तो नैनो क्रिस्टलाइन सिल्वर इज़ अ बेटर ऑप्शन, तो सिल्वर एक्स की जगह। प्लस सिल्वर एक्स हम बच्चों के अंदर अवॉइड करते हैं, खासकर फेस और नेक पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इट हैज़ बीन सीन एक ब्लैक से पिगमेंटेशन करता है और वो मार्क रहता है, अगर डीप बर्न हो वो रहता है। तो इसलिए बच्चों के अंदर मैं मना करता हूँ कि नहीं लगाइए। अगर लगाना भी है, कोई ऑइंटमेंट नहीं भी है, तो टी-बैक या म्यूपिनेज, वो बेसिक ऑइंटमेंट लगा लीजिए, सोफ्रामाइसिन लगा लीजिए। एंड प्लस एडवांसमेंट अब इतनी आ गई है, अगर आपका डेप्थ ऑफ बर्न थोड़ी ज़्यादा भी है तो आप उसके अंदर कोलेजन ड्रेसिंग्स लगा सकते हैं। कोलेजन ड्रेसिंग जो आपकी स्किन जो होती है कोलेजन की बनी होती है, वो स्किन जैसी ड्रेसिंग्स आ गई हैं, तो उससे अर्ली हीलिंग हो जाती है, इसलिए रिकवरी भी अच्छी होती है। एंड प्लस हर रोज़ अगर डेप्थ ज़्यादा है तो ड्रेसिंग चेंज करने का झंझट भी नहीं होता। तो आजकल सिल्वर नाइट्रेट से अच्छे ड्रेसिंग मटेरियल्स आ चुके हैं, तो उसका फायदा। ओके,
ठीक है, सो अभी अगर फिर से समराइज करें तो अगर बच्चा जल गया है कहीं पर तो रनिंग टैप वाटर में बर्न पार्ट को रखना होगा, उसमें कोई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, पेन किलर हम लोग दे देते हैं बच्चे को ताकि बच्चा परेशान ना हो जाए, और जो पेन किलर में मोस्टली तो हम लोग एसिटामिनोफेन यानी कि या आइबुप्रोफेन ही दे देते हैं, यानी कि जो भी लास्ट पैरासीटामोल का प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट के पास होगा उसमें जो भी डोज लिखी होगी वो तुरंत दिए जा सकती है बच्चे को, और फिर उसके बाद सीधे हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। कौन से ऐसे बर्न्स होते हैं जिसमें हॉस्पिटल जाना इज़ एब्सोल्यूट मस्ट? फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे ने अगरबत्ती पकड़ ली तो ठीक है, मुझे पता है कि हाँ थोड़ा ही सा है, म्यूपिनेस लगा दिया, म्यूपिरोसिन लगा दिया हम लोगों ने एंड वो रनिंग टैप वाटर में डाल दिया एंड द बच्चा विल बी फाइन। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे बर्न्स हैं जिनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए दूसरे दिन का और तुरंत हॉस्पिटल पहुँच जाना चाहिए? तो कुछ जो हमारे बर्न्स होते हैं वो उसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न्स, जो आप जैसे सन बर्न, आप बाहर जाते हैं तो स्किन में हो जाते हैं, उसी टाइप का एक बर्न होता है। पहली बात तो सेकंड डिग्री बर्न एक तो वो होता है जो आपकी डेप्थ थोड़ी सा आता है, अगर गुब्बारे जैसे ब्लिस्टर्स बनने शुरू हो जाएं उसको एक बार दिखा लेना चाहिए, खुद वो फोड़ना नहीं चाहिए, खुद उसमें फिडल अराउंड नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो रीजन पे डिपेंड करता है, अब जैसे हाथ पे अगरबत्ती है वो थोड़ा है, वो पता है कि वो अपने आप ऑइंटमेंट लगाएंगे थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। अगर यही चीज़ आपके फेस पे है, जैसे कि स्टीम लेते टाइम हो गया और फेस या नेक पे है, या फिर आपके जेनाइटल रीजन में है, या फिर ऐसे रीजन में है कि जहाँ आपका एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है, और प्लस एज का क्राइटेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका छोटा बच्चा है, लेस देन 1 ईयर ओल्ड है, एंड बच्चे को स्टीम के हम काफ़ी देखते हैं कि स्टीम गिर गई गलती से और वो सारी चीज़ें, तो उसमें छोटा से छोटा बर्न भी आपको दिखा लेना चाहिए अपने पेडिट्रिशियन को, क्योंकि पहली बात तो हीलिंग का उसमें इशू हो सकता है, प्लस बच्चे का जो मैकेनिज्म होता है, फिजियोलॉजी होती है, वो छोटे बच्चे की बहुत अलग होती है बड़े बच्चे से। सो एज ग्रुप का एक क्राइटेरिया है, बाकी जो मोस्टली डेप्थ ऑफ द बर्न पे होता है। सो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर बच्चे को बर्न हो गया तो एक पेरेंट क्या कर सकता है टू मिनिमाइज और टू प्रिवेंट स्कारिंग, स्कार ना बने, कोई निशान ना छूटे, उसके लिए क्या किया जा सकता है? मैम जैसे आप जानते हैं कि स्कार इज द पार्ट ऑफ द स्टोरी, राइट? यस, अब एडवांसमेंट्स ऐसी आ गई हैं, प्लस हमारे टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज दोनों में इतना अंतर आया है कि वी कैन फेड अवे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहली चीज़, कोई भी बर्न अगर होता है, बर्न्स का जैसे हमने अभी कहा कि ठंडे पानी में नहीं रखना, ये सारी प्रिकॉशंस का, डोंट्स का ध्यान रखिए। डूज बहुत कम है, अगर आप बर्न के देखेंगे सिर्फ आपको पानी में हाथ डालना है, एक पेन किलर देना है और एक ऑइंटमेंट लगानी है अपनी तरफ से। पेरेंट्स के लिए सिर्फ सिंपल सी 3 चीज़ें करनी है और कुछ नहीं करना है। एंड अगर अब जैसे कि मैंने कोलेजन ड्रेसिंग्स का बताया, आपकी स्किन जैसी ड्रेसिंग्स, अगर डेप्थ ऑफ द बर्न भी ज़्यादा अगर हम वो कर देते हैं, उसके एडवांटेज ये है, एक तो आपकी जो स्किन है वो जल्दी आती है, जो नॉर्मल स्किन। दूसरी चीज़ है जो आपका नॉर्मल जो रिकवरी होती है वो जल्दी हो जाती है। अब पहले होता था डेली ड्रेसिंग्स का, अब वो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि 7-8 दिन तक ही रहती है पूरी। तीसरी चीज़ जो अब आगे, ये ड्रेसिंग मटेरियल के साथ साथ अब मेडिसिन्स का भी जो आपकी है, जो मेडिसिन्स भी है, रिकवरी उसमें रोल प्ले करती हैं, खाने पीने का भी रोल प्ले करती है। सो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं उस हिसाब से जिसमें हम देखते हैं। तो जब बच्चे को कोई भी इंजरी होती है तो एक पेरेंट का फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? मैम सबसे पहला रिस्पॉन्स तो नो पैनिक, यानी कि काम रहना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी आपको ड्रेसिंग मटेरियल है कुछ है वो अप्लाई कर देना चाहिए, एंड इमीडिएटली अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लेनी चाहिए, पेडिट्रिशियन को दिखाना चाहिए। ओके, सो डोंट पैनिक एंड प्रेशर लगा दो अगर वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, एंड फिर यू गो टू योर पीडियाट्रिशियन। सो ये बेसिक हो गया फर्स्ट एड के लिए। तो सर कुछ कट्स में स्टिचेस की ज़रूरत पड़ती है और कुछ कट्स में नहीं पड़ती है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? सो मैम जो कट्स होते हैं अगर सुपरफिशियल है, अगर हमें लग रहा है कि सिर्फ उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई है, एक बार हुई एंड दिख जाता है खरोंच जैसा है या कुछ है, तो उसके अंदर जनरली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती स्टिचेस की। अगर पड़ती भी है तो ग्लू होती है, अगर एक ग्लू आती है तो लगा सकते हैं। एंड अगर डीप कट है, अगर खासकर फेस पे जो कट है वो डीप हो जाते हैं कई बार, तो उसमें स्टिचेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन एनी केस आपको अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखा लेना चाहिए, कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए, और वो लोग को डिसाइड करने देना चाहिए कि वेदर और नॉट अ स्टिचर और स्टिचेस रिक्वायर्ड। सर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स करते क्या है कि ज़रा इंजरी हुई, कट हुआ, उन्होंने डिटॉल डाल दिया, सेवलॉन डाल दिया, और हमें पता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग इरिटेंट होता है बच्चे के लिए। तो क्या
लगा सकते हैं उस वाली जगह पर? मान लीजिए कि ब्लीडिंग भी रुक गई, छोटा सा कट है, तो वहाँ पे क्या लगाना चाहिए? बिकॉज आई एम वेरी श्योर डिटॉल और सावलॉन तो नहीं लगाना चाहिए. सो व्हाट शुड बी डन? सो अगर आई थिंक सबसे पहले तो उसको वॉश कर लीजिए, ट्रू. क्लीन पानी से उसको वॉश कर लीजिए, एंड उसके बाद कोई भी ऑइंटमेंट अगर पड़ी है आप लगा लीजिए वहाँ पे, और साथ में अपना गॉस पीस लगा लीजिए. बेसिक ड्रेसिंग का रूल है. अगर बीटाडीन का सोल्यूशन है तो बहुत बढ़िया, वरना कोई ऑइंटमेंट लगा के उसको कवर कर दीजिए. उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे डेफिनेटली आप कोई ऐसा मटेरियल ना यूज़ करिए जिससे इरिटेशन हो. पहली बात तो बच्चे को खुद भी स्किन में दर्द होगा, वो चिल्लाएगा. दूसरी चीज़ आपकी हीलिंग भी स्लो होने के चांसेस होते हैं. सो नॉर्मल एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट. ओके. तो सर अभी आपने बताया कि सूचर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर कट बहुत ज़्यादा डीप है या अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो, या फिर अगर लग रहा है कि बोन डीप इंजरी हो गई है तो ऑब्वियसली सूचर्स की ज़रूरत पड़ती है. तो बच्चों में अक्सर हमें जब हम प्लास्टिक सर्जरी वाले स्टिचेस लगवा रहे होते हैं क्योंकि वो माइन्यूट होते हैं, वो फाइन होते हैं, तो अक्सर जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है. एंड जनरल एनेस्थीसिया पेरेंट के लिए एक बड़ा ही स्केरी सी थिंग होती है कि हमारे बच्चे को बेहोश किया जाएगा, कहीं खतरा तो नहीं है, कंसेंट फॉर्म पे साइन करना है. सो इट इज़ टू मच स्ट्रेस फॉर द पेरेंट. सो कैसे डिसाइड करते हैं आप, कैसे बैलेंस कर सकते हैं उस चीज़ को कि हाँ ठीक है, कौन से कट्स ऐसे हैं जिनको लोकल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है, और कब जनरल एनेस्थीसिया इज़ द बेटर ऑप्शन? देखिए, ये क्वेश्चन सबसे कॉमन होता है मैम कि जब भी हम कट के साथ आता है पहला क्वेश्चन होता है कहीं इसको एनेस्थीसिया तो नहीं देना पड़ जाएगा. और वो एंग्जाइटी कई बार हमें डिसाइड करने में थोड़ी दिक्कत करती है, राइट. सो एज अ डॉक्टर जब हम डिसाइड करते हैं तो पहली चीज़ देखते हैं एज क्या है बच्चे की, राइट, एंड डेप्थ क्या है. अगर वो बहुत ही सुपरफिशियल है एंड बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो आप स्टिचेस लोकल एनेस्थीसिया में भी लगा सकते हैं, बच्चा अगर कोऑपरेटिव है. लेकिन अगर छोटा बच्चा है, जनरली 4-5 साल का बच्चा है, तो वो नहीं टिकने वाला, राइट. वो घर पे नहीं टिकता, तभी चोट लगी है. तो स्टिचेस के टाइम भी टिकने के लिए या तो उसको पकड़ के लगाना वो ज़्यादा रिस्की हो रहता है क्योंकि आप बहुत पतले टांके लगा रहे हैं. प्लस अगर डीप वुंड है तो हमें लेयर बाय लेयर क्लोज करना होता है ताकि स्कारिंग कम हो. तो स्कारिंग कम करने के लिए हमें चाहिए कि ठहराव से बिल्कुल आराम से लगाए थे, तो इसलिए हम एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं. प्लस छोटे बच्चे, 1 साल से कम बच्चे में अगर चोट लग जाती है तो उसके अंदर तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है लोकल एनेस्थीसिया में, वो सेफ भी नहीं है. इसीलिए हम एक एनेस्थीसिया के साथ साथ पीडियाट्रिशियन पूरी टीम एक इन्वॉल्व हो जाती है ताकि बच्चे की सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और हमारा काम भी अच्छे से हो जाए और रिजल्ट्स बेटर है. जनरली बड़े बच्चों में अगर आपका 8-9 साल का बच्चा है, जब चीज़ें समझना शुरू कर देते हैं तो हम उसमें अगर थोड़ी डेप्थ ज़्यादा भी है तो लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम छोटे बच्चों में कुछ ना कुछ टाइप का एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत पड़ती है, नॉट सेफ. हाँ ट्रू. एंड प्लस जो बहुत छोटा बच्चा होता है उसको इतना ज़्यादा पकड़ना पड़ता है जब हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं कि बच्चे का भी ट्रॉमेटाइज होने का रिस्क रहता है. दैट शुड ऑल्सो बी टेकन इन कंसिडरेशन. सो सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे पास मैसेज आता है कि डॉक्टर श्रेया हमारे बच्चे को कल चोट लगी थी, हमने ब्लीडिंग रोक दी लेकिन वो अभी भी बहुत बड़ा सा गेपिंग सा वुंड है, तो हम टुमारो, मतलब कि येस्टरडे को चोट लगी थी और टुमारो हम जाके दिखा लेंगे क्योंकि आज छुट्टी है. सो व्हाट हैपन्स इन दीज केसेस? मान लीजिए कि 24 to 48 आवर्स का लैग हो गया है. सो क्या होता है, क्या जो हम आउटकम एक्सपेक्ट करें इवन आफ्टर सूचरिंग डन बाय अ गुड प्लास्टिक सर्जन, तो क्या उतना अच्छा आउटकम आता है? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सो ये बहुत कॉमन सिनेरियोज मैम दिखता है जनरली कि 24 घंटे पहले चोट लगी है, फिर अगले दिन कह रहे हैं कि नेक्स्ट दिन दिखाएंगे. देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें, हम 2 चीज़ें जो कंसिडर करते हैं किसी भी जब चोट लग जाती है. पहली बात तो हमारा स्कारिंग, तभी आप प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट कर रहे हैं कि स्कारिंग मिनिमाइज हो जाए. दूसरी चीज़ जो होती है इन्फेक्शन रेट. सो जनरली देखा गया है कि अगर हम स्टिचिंग 24 आवर्स to 36 आवर्स के अंदर कर देते हैं तो रेट ऑफ स्कारिंग कम हो जाता है क्योंकि बॉडी की एक सेकेंडरी हीलिंग जो अपने आप हील भरना शुरू कर देती है वो बेटर हो जाती है, राइट. क्योंकि जब एजेस कट होते हैं तो आप उसको किसी तरीके से, अगर डीप वुंड है उसको पास में कर देंगे तो हीलिंग जल्दी होगी तो स्कारिंग कम होगी. इसी तरीके से इन्फेक्शन का रेट भी कम हो जाता है अगर आप जल्दी वुंड को क्लोज करें, खुली नहीं हुई है वुंड, और आप उसको क्लीन करके क्लोज कर देते हैं. तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका डीप कट है या फिर आपको लगता है स्टिचेस की रिक्वायरमेंट है, सूनर इज ऑलवेज बेटर देन लेटर बिकॉज स्कारिंग और इन्फेक्शन रेट कम देखा गया है स्टडीज में. ट्रू. सो टू समराइज, अगर चोट लगे तो पहली बात तो पैनिक ना करें,
दूसरा प्रेशर लगा दें, और तीसरा प्रेशर लगा के अगर ब्लीडिंग रुक जाती है तो थोड़ा आराम से डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन उसी दिन चले जाएं। और अगर लगता है ब्लीडिंग नहीं रुकी है तो फिर प्रेशर लगाते हुए ही डॉक्टर के पास चले जाएं। एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट हम लोग कोई भी लगा सकते हैं, और डेटॉल और सैवलॉन या कोई भी और चीज़ यूज़ नहीं करनी है। सूचर्स का डिसीजन डॉक्टर के पास ही रहने दें, एंड जैसा भी बोले, जैसा भी आपको लगे वैसे आप फिर फॉलो करें इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन अलॉन्ग विद योर डॉक्टर। और इसके साथ ही कुछ मेडिकल चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। जब भी बच्चे को कोई इंजरी होती है, खासतौर पे हेड इंजरी, बच्चे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए, ना उसको नाक से ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई एबनॉर्मल मूवमेंट्स नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो होश में नहीं है, या कोई भी ऑल्टर्ड बिहेवियर अगर लग रहा है तो तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वैक्सीनेशंस। कभी भी कोई बच्चे को बर्न होता है या फिर अगर कोई इंजरी होती है तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कार्ड देख लें कि वो अप टू डेट है कि नहीं, देखने के लिए कि टिटनेस ऑलरेडी कवर्ड है कि नहीं। सो डॉक्टर अनमोल, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बहुत सारा स्टिग्मा भी है और बहुत सारी मिथ्स भी हैं। कौन सी सबसे बड़ी मिथ है जो आप देखते हैं रोज़ के रोज़? मैम, सबसे बड़ा मिथ तो मैं कहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी वर्ड सुनते ही प्लास्टिक हमको यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी, हम प्लास्टिक नहीं यूज़ करते। प्लास्टिक का मतलब मोल्ड करना, ढालना उसको, तो वो वही काम होता है। एंड सेकेंडली एक जो बहुत कॉमन लगता है कि प्लास्टिक सर्जन का मतलब है कॉस्मेटिक सर्जरी, यानी कि सुंदरता से रिलेटेड। तो वो चीज़ नहीं है। हम बच्चों की भी बहुत ध्यान रखते हैं, चाहे बच्चों की किसी टाइप की सर्जरी हो, चाहे तालू के हो गए जो बचपन से जिसका नहीं होता, या फिर कट्स और बर्न्स भी हो गए। सो बड़ी सारी सर्जरी है। तो दोनों काम, जैसे हमने कहा कि फॉर्म एंड फंक्शन दोनों हमारे काम हैं। अच्छा सर, तो अगर एक पेरेंट को अपना एक फर्स्ट एड किट वाला बैग प्रिपेयर करना है तो उसमें आपकी तरफ से एज ए प्लास्टिक सर्जन, जो कि बर्न्स, इंजरी सबका ध्यान रखने वाले हैं, सो उनकी आपकी तरफ से क्या 2 चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल पक्की पक्की होनी ही चाहिए उस किट में? मैम, विद योर परमिशन मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एक बीटाडीन का सोल्यूशन जो मिलता है, आप रखिए अपनी फर्स्ट एड किट में। सेकंड, एक एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट रखिए, साथ में गॉस पीस वो रखिए, और उसको लगाने के लिए वाइट टेप। सर, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यू वर्क विद सो मेनी एडल्ट्स एंड यू वर्क सो वेल विद सो मेनी किड्स टू। आप बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं, आपकी रैपो बहुत अच्छी होती है हमारे बच्चों के साथ। सो आपके लिए सर अभी तक का मोस्ट रिवॉर्डिंग केस कौन सा रहा है बच्चों का? मैम, वैसे तो बहुत सारे केसेस दिमाग में आ रहे हैं अभी एकदम से स्ट्राइक करे जब आपने बोला। अभी थोड़े दिनों की बात है, एक 6 साल की बच्ची आई, एंड इनिशियली जब ओपीडी के अंदर आई तो मैं पहचान नहीं पाया। तो पेरेंट्स जब आए तब मैं पहचाना। तो दैट इज, शी केम रनिंग इनसाइड, हाय हाउ यू। देन आई रिमेंबर्ड कि वो हिस्ट्री क्या थी। 3 साल पहले शी हैड अ सिवियर डॉग बाइट, जिस वजह से एक डॉग ने पूरा टिश्यू, स्किन खा ली थी पूरे पैर की। उस टाइम पे ये हो गया था कि चलना, दिखना तो दूर की बात, चलना भी मुश्किल हो जाता। तो उसमें उस टाइम पे प्लास्टिक सर्जरी हमने करी, फ्लैप सर्जरी जिसको बोलते हैं। पूरा रिकवरी उसका टाइम लगा, फिर उसमें काफ़ी चीज़ें उसके अंदर रिकवरी के टाइम भी फॉलो अप कर रहा। एंड व्हेन शी केम रनिंग, दिस वाज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड कि हाँ, कुछ हमने अच्छा करा है किसी के लिए, क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी वांट, टू रिस्टोर व्हाट हैज़ बीन टेकन अवे unfortunately, and that is where the connection is. Yeah, true. That's what we live for. So thank you so much Dr. Anmol for sharing your wisdom and compassion, and for all the parents. देखिए, एक्सीडेंट्स तो होते रहेंगे, बच्चों को कट्स, इंजरीज, बर्न्स होते रहेंगे, क्योंकि इसी तरीके से वो बड़े हो सकते हैं। बट विथ राइट फर्स्ट एड, मेडिकल अटेंशन एंड लव, healing is always possible. So until next time, this is Dr. Shreya Dubey helping you raise your kids in a happy, healthy and resilient way. Take care.